नमस्कार मित्रों। साथियों, वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव ज़रूरी होता है, समय की मांग होती है। इस क्लास में कई चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा और हो सकता है आप उनसे सहमत हो, नहीं हो, परंतु मेरे जो विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, उसकी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और आप भी अपने जो कमेंट्स हैं, पहले आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, कम से कम 1-2 विद्यार्थी को तो ज़रूर शेयर करें। और आप सहमत नहीं हैं या आपके अपने तर्क है, तो आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपके कमेंट्स भी दूसरे विद्यार्थी भी देखेंगे, मैं भी पढ़ूँगा और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चाएँ होनी ज़रूरी है। तो ये दिमाग में ऐसे आया कि परीक्षा प्रणाली जो है ना वर्तमान में, उसमें कुछ में बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है। चर्चा इसकी इसलिए हुई कि अभी आपने देखा कि आरएस मेंस का रिज़ल्ट आया और उसका न्यूज़पेपर में भी आया। ऐसे ही कॉलेज एपी, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू कुछ सब्जेक्ट के हो गए, कुछ के चल रहे हैं, आगे और वैकेंसी आएगी। आरएस की भी अभी और एग्ज़ाम होने हैं मेंस के। तो ये जो परीक्षाएँ हैं, इनमें इंटरव्यू है, इनका जो सिस्टम है, इनके जो पिछले 10 से 15 सालों से मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ बारीकी से। तो मेरे भी अपने अनुभव है और भी हम अनुभवी लोगों से, विद्वान लोगों से मिलते रहते हैं। तो अलग-अलग कुछ अनुभव जो है, तो मेरे अनुभव के आधार पे कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। और आप भी जो है उसमें देखिए और फिर अगर चीज़ें सही है और वास्तव में परीक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत है, तो ये तो क्लियर है कि आरपीएससी या उसके मेंबर वो तो कतई नहीं चाहेंगे। सरकार अगर चाहती है या मान लीजिए मंत्री महोदय कुछ चाहते हैं या फिर जैसे कुछ बेरोज़गार शिक्षक संघ के जो मुखिया है या कुछ ऐसे छात्र, विद्यार्थी जो बड़े शहरों में जयपुर, जोधपुर ऐसे मुख्यालयों पे रहते हैं, तो वो अगर कुछ इस पे चर्चा करें, कुछ उनका कोई प्रतिनिधि मंडल अगर मिलें, डिस्कस करें, तो कुछ चीज़ों में आज नहीं तो कल बदलाव हो सकता है। और ये जो बदलाव होगा सकारात्मक होगा, तो निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए, बेरोज़गार विद्यार्थियों के लिए, गरीब आम विद्यार्थी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो एक तैयारी करने वाला मेहनतकश जो विद्यार्थी है, सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी जो आया था, उसमें देखो ये भास्कर की न्यूज़ थी। विद्यार्थियों ने ही निष्कर्ष निकाला था कि जो अभ्यर्थियों मैं 3-4 चीज़ों पे चर्चा करूँगा, जिसमें आरएस भी रहेगी, कॉलेज एपी भी रहेगी, स्कूल लेक्चरर भी रहेगी और पहले क्या था सिस्टम वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस पे थोड़ी-सी हम बाद में चर्चा कर लें। पहले हम देखते हैं, थोड़ा-सा हम चलते हैं अतीत की ओर। जैसे देखो स्कूल व्याख्याता की अपन बात करें तो एक राजपत्रित होता है, गजेटेड होता है स्कूल व्याख्याता जो है वो। और अगला प्रमोशन में वो प्रिंसिपल बनते हैं, आगे फिर जिला शिक्षा अधिकारी या और भी पदों पे जाते हैं। तो स्कूल व्याख्याता में 2000, जहाँ तक मुझे लगभग याद आ रहा है, 2006 तक सिस्टम जो है वो था रिटन एग्जाम का। ऐसा ही नेट एग्जाम में भी आपको पता है, नेट जो परीक्षा होती है वो भी लिखित हुआ करती थी। शायद 2014 तक या 10 तक ऐसे लिखित थी। उसमें लिख कर आपको आना पड़ता था। कॉपियाँ में आपको एक बड़ा प्रश्न आता था 40 नंबर का, कुछ छोटे आते थे, ऐसे-ऐसे करके और आपको बहुत सारा लिखना होता था और जिनको लिखने में पीछे रह गए, अभ्यास नहीं है, उनका पेपर छूट जाता था, क्लियर नहीं होती थी। ऐसे ही स्कूल व्याख्याता में भी पहले पेपर लिखित होता था और फिर वो जाँचता था और जाँचने के बाद में उसका रिज़ल्ट आता था, इंटरव्यू होता था। और ये एक क्लियर सी बात है कि लिखित जहाँ परीक्षा होगी, तो वहाँ सब्जेक्टिविटी रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाएगी। मेरे क्या विचार है, उनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो व्यक्तिगतता आ गई ना। और आप चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जहाँ सेलेक्ट होके आए, वो वस्तुनिष्ठ रहें, वो निष्पक्ष रहें, वो ईमानदार रहें, मगर आपकी जाँच की जो प्रक्रिया है, उस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उठ रहा है, वहाँ जो है व्यक्तिनिष्ठता आ रही है, तो वो एक थोड़ी-सी सोचने वाली बात है। तो जहाँ पे फिर ये होता था, दूसरी एक चीज़ और महत्वपूर्ण, आपको आश्चर्य होगा, 2010 तक स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता था, 2006 तक तो था लिखित और 8 में, शायद 8 में कर दिया था ऑब्जेक्टिव। और 2010 तक ऑब्जेक्टिव ही था और सिस्टम ये था कि आपने जो परीक्षा दी है ना, वो केवल स्क्रीनिंग है।
परीक्षा से छाँट लिया आपको और जितने पद है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी उनको ठीक लगता, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता और सिर्फ़ दोबारा में आप गौर कीजिए सिर्फ़ इंटरव्यू बेस एग्ज़ाम ये भर्ती होती थी। स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता 2010 तक। 2010 की जो भर्ती हुई थी, वो इंटरव्यू बेस थी और उसमें रिटन के नंबर नहीं जोड़े, चाहे आपके रिटन में आप टॉप हो। आपको सिर्फ़ वहाँ जो इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 15 मिनट, 20 मिनट से लेके 30 से 40 मिनट, एवरेज आप 20 से 25 मिनट मानिए, 25 मिनट में, 20 मिनट में वो जो वहाँ अनुभवी महोदय है, वो तय कर देंगे कि ये व्यक्ति व्याख्याता के लायक है या नहीं है। ये इतना जो है पूरा था और फिर इस चीज़ का इतना व्यापक विरोध हुआ कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इतने सारी शिकायतें मिल रही है, इसको ख़त्म करो। तो फिर जो है स्कूल व्याख्याता तक के लिए सरकार ने कदम उठाया और इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया। अब हम केवल इसी की बात करें कि ये इंटरव्यू खत्म कर दिया तो क्या अब व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हो रहा। इंटरव्यू का तात्पर्य ये तो होता है ना कि भाई हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति परीक्षा तो पास कर ली ज्ञान से, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या ये पढ़ा पाएगा। तो पढ़ा पाएगा का तो वो बीएड में प्रशिक्षण लेके आ रहा है और चलो वहाँ तक ठीक है, पढ़ा पाएगा क्या, और फिर इंटरव्यू लेने वाले कितने क्या अनुभवी है, ये भी तो देखना पड़ता है ना, वहाँ कौन लोग आ रहे हैं। अब जैसे गत वर्ष जो इंटरव्यू लिए गए सब इंस्पेक्टर के, आरएस के, वो इंटरव्यू लेने वाले जो अनुभवी लोग थे, जो 20 मिनट में तय कर रहे थे किसी का भविष्य, वो आज खुद अपने भविष्य के, अंधकार भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे होंगे, जेल में बैठे हैं उनमें से कुछ। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब यहाँ बात पुनः आती है कि 2011 से लेके 2024 तक हज़ारों की संख्या में व्याख्याता लगे हैं, वो स्कूलों में अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं, अच्छा उनका रिज़ल्ट आ रहा है। उनमें से कई प्रशासनिक अधिकारी जो है प्रिंसिपल भी और भी आगे बन चुके हैं। तो क्या ये प्रणाली खराब है? वर्तमान में जब इंटरव्यू को हटा दिया गया है स्कूल व्याख्याता से और बिना इंटरव्यू के जो एग्ज़ाम देके आ रहे हैं, क्या वो व्याख्याता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वो व्याख्याता अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो समाज को, विद्यार्थियों को सही दिशा नहीं दे रहे हैं क्या? आप देखिए, रिज़ल्ट देखिए, आप मिलिए उनसे, आपके आस-पास बहुत सारे लोग होंगे, तो जो बिना इंटरव्यू के आ रहे हैं, क्या उनमें क्वालिटी नहीं है? बिल्कुल क्वालिटी है, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा परिणाम आ रहा है। तो और एक कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन विद्यार्थी ऐसा है जो ये चाहता है कि इंटरव्यू हो? कोई नहीं चाहता। तो कौन चाह रहा है फिर? जो खुद संस्था इंटरव्यू लेने वाली है, वो ही चाह रही है कि इंटरव्यू हो। बाकी न विद्यार्थी चाहता है, न कोई और, शायद मेरे ख़्याल से राजनेता भी नहीं चाहते। क्योंकि राजनेताओं के परिवार के बच्चे भी होते हैं, तो पार्टियाँ बदलती है, सरकार बदलती है, उनको भी मशक्कत करनी पड़ती है और मान लो उनके बच्चे का परिवार का ना हो, तो भी लोग कहते हैं कि अरे! आप तो राजनीति में हो, आप और और आपके परिवार का नहीं हुआ, तो उधर वैसे, और हो जाए, तो लोग वैसे नहीं जीने देते कि अरे! आप तो नेता हो, आपने तो वैसे करवा दिया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंटरव्यू को कोई नहीं चाहता कि इंटरव्यू हो। ठीक है, अब रही बात व्यक्तित्व के मूल्यांकन की, तो यहाँ अब आप खुद यहाँ निष्कर्ष निकालें कि 2011 से 24 तक जो सिस्टम चल रहा है, वैसे ही नेट में जो रिटन हटा दिया और ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो अब क्या जो कॉलेज व्याख्याता है, जो नेट क्वालीफाई हो रहे हैं, क्या वो योग्य नहीं है क्या? केवल जो लिख के आ रहे थे, पेपर भर के आ रहे थे, कॉपियाँ, क्या वो योग्य थे? क्या ये योग्य नहीं है? इतनी बड़ी संस्थाएँ और इतने सारे विद्वान लोग नेट क्लियर कर रहे हैं, तो ये आपको खुद को सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कॉलेज एपी की। यहाँ क्या खेल हो सकता है, क्या चल रहा है, देखिए। कॉलेज स्कूल व्याख्याता में तो कहा कि इंटरव्यू हटा दो, हटा दिया। कॉलेज में भी विरोध हुआ कि केवल स्क्रीनिंग है, इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, किसी को 80 दे दिए, किसी को 40 दे दिए, कौन है उनको चैलेंज करने वाला? कोई नहीं है, कोई नहीं है। 40 नंबर से तो भविष्य बिगड़ और बन सकता है, बहुत फर्क पड़ जाता है इस चीज़ से। तो कॉलेज एपी में भी ये हुआ कि ठीक है, इंटरव्यू को ख़त्म तो नहीं करेंगे, इंटरव्यू का वेटेज कम कर देते हैं। मात्र 24 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और 200 नंबर का पेपर होगा। तो सबने कहा वाह यार गजब, तो बहुत अच्छा काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र का इंटरव्यू है। यहाँ एक बड़ा खेल हो गया। क्या खेल हो गया?
आपने इतने सारे एग्जाम दिए होंगे या आपको पता होगा, सभी एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, लगभग 2 नंबर का होता है। यहाँ क्वेश्चन है आधे नंबर का। भाई ये क्या लोचा है, ये क्या लोचा है इसके पीछे लोचा। आधे नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 200 नंबर का पेपर है, वहाँ आप 100 क्वेश्चन तो करके आते हैं राजस्थान जीके वाले पेपर के। 100 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए ना, 100 क्वेश्चन हो गए 50 नंबर। और उधर आप 300 क्वेश्चन करके आते हैं 150 नंबर के लिए। ठीक है, अब वहाँ देखिए विद्यार्थी, जैसे अभी कुछ सब्जेक्ट की मेरिट रही है 81, 200 में से 81 रही है। जितना पेपर टफ होगा और जितनी कम मेरिट रहेगी उतना ही इंटरव्यू का वेटेज बढ़ जाएगा। इस चीज को आप समझिए, बहुत गणित है, सिंपल गणित है, परंतु समझने वाली है और विद्यार्थी कर क्या सकता है। ठीक है, मेरे मन में एक टीस थी और मेरे में इस चीजों को महसूस कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इतना कर सकते हैं। बाकी बाकी ये भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी इस चीज़ को कहेंगे, समझेंगे, विद्वान लोगों तक बात पहुंचेगी, नीति निर्माताओं तक बात पहुंचेगी, तो हो सकता है वो चिंतन करें और वो चाहते हैं कि भाई वास्तव में ईमानदार पारदर्शिता हो चीज़ों में, और लोग एकदम केवल तैयारी, शुद्ध तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही सिलेक्ट हो, तो फिर जो है बाकी चीज़ों का प्रभाव न्यूनतम हो, तो इन चीज़ों में आगे बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि हुआ है बदलाव। पहले मैंने बताया केवल स्क्रीनिंग, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन, अब रिटर्न का तो आया ना, रिटर्न का फर्क तो पड़ा। अभी भी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, अब 81 नंबर वाला का तो सिलेक्शन कम ही मानते हैं लोग कि भाई 81 तो कट ऑफ है, लगभग 30-40 नंबर ज़्यादा जाती है। तो मान लिया 120 नंबर जिसके हैं, मैं एक बार मान रहा हूँ, उसको इंटरव्यू में उनके हाथ में है कि वो 5 नंबर दें या 22 नंबर भी दें। 22-22 तक दिए हैं सुना है, 5 भी दिए हैं सुना है, 5 वाले भी लगे हैं, 22 वाले भी लगे हैं, 18 वाले भी रह गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्थितियां हैं। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि जिसको 120 मिले हैं, इंटरव्यू में 5 या 6 नंबर दिए, कितने आए 125। जिसको 120 आ रहे हैं और इंटरव्यू में 22 नंबर दे दिए, कितने हो गए 142। ये देखो, ये छलांग लग गई, 17 नंबर की बहुत बड़ी छलांग, सिर्फ 20 मिनट में खटाखट। ठीक है, अब देखिए इधर 17 नंबर से क्या परिवर्तन आने वाला है। वो बंदा वो बंदा अगर 17 नंबर एग्जाम में लाने होते तो उसको 34 क्वेश्चन सही करने पड़ते। 34 क्वेश्चन मतलब एक पूरा का पूरा पेपर ही हो गया। जैसे राजस्थान जीके वाला पेपर उसने दिया ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम 50 क्वेश्चन थे तो लोगों के 34-35 ये बैठता लगभग एवरेज। तो आप सोचिए, आधे नंबर का ये खेल है यहाँ पे, आधे नंबर का ये खेल है। यही अगर क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो यहाँ क्वेश्चन कम होते और यहाँ वेटेज कम हो जाता। यहाँ वो बंदा, पढ़ने वाला बंदा, एक तो 34 क्वेश्चन ज्यादा सही करके फिर उससे आगे निकले, इंटरव्यू वाले को पीछे छोड़े। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन 2 नंबर का होता, तो 2 नंबर का होता तो इसका चौथा ही कम हो जाता, यानी कि लगभग 8 चौक 32, 8 एक क्वेश्चन का ही फर्क रहता। तो ये चौथा ही, आप सोच लो 4 गुना जो है ना इसका वेटेज इस तरह से बढ़ जाता है। तो क्यों न इस सिस्टम को भी बदला जा सकता है। अगर स्कूल व्याख्याता बिना इंटरव्यू के आ रहा है और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा आउटपुट आ रहा है, पिछले 15 सालों से आप देख रहे हैं, 2011 से आप देख रहे हैं, तो फिर यहाँ कॉलेज व्याख्याता में कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ उनकी पर्सनैलिटी को आप उनको तय करने की आवश्यकता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी अभी सोच पूरी विकसित नहीं हुई हो, परंतु ये सवाल है और सवाल का जवाब जो है वो हम चाहते हैं। अगली बात, आरएस की बात करें तो आरएस में 800 नंबर का पेपर होता है, 4 पेपर होते हैं और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब आप देखिए, मेरिट की बात करें तो प्री की मेरिट जो है, प्री में 200 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 80 के आसपास रह रही है, 80 नंबर 200 में से। ठीक है, यानी कि 40% के आसपास है। ठीक है, 2016 वाली, 18 वाली, 21 वाली, ये 80, 82,
एक बार शायद 92 रही थी जनरल की, तो यही रह रहा है 78 ये। पिछली बार 100 मार्क्स चली गई थी, 100 या 101। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई लोग पढ़ने लग गए हैं, आप कहाँ हो, किस दुनिया में हो, इस बार तो 100 गई है, अगले बार 120 जाएगी। तो कहा कि लोग बहुत पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मान लिया। अब इधर देखिए मेंस की बात। मेंस में शायद 2016 में 327 के आसपास थी, ये अनुमानित मैं बता रहा हूँ, लगभग लगभग है, जहाँ मेमोरी के आधार पे देखे नहीं डाटा। 2018 में 344 थी, 2021 में 314 थी, 2023 में 261। अब भाई क्या हुआ, बच्चे कम पढ़ रहे हैं क्या? यहाँ कोरोना काल भी था, टाइम ज़्यादा मिल गया था, यहाँ भी ज़्यादा समय मिला है, यहाँ समय कम था, ठीक है, तो ज़्यादा समय मिला है फिर भी 261। तो परी में तो कह रहे हैं पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेंस में कह रहे हैं कि देखो, अरे 261 ही नहीं ला रहे आप, 800 में से 261, अरे 30% नहीं ला रहे आप। ऐसे आपको जो है, ऐसे विद्यार्थियों को कहा जाता है कि कहाँ मेरिट है, लोग पढ़ ही नहीं रहे। अब भाई दो तरफ, इधर तो पढ़ रहे थे, इधर पढ़ नहीं रहे, क्या खेल ये? खेल ये है मित्रों कि ये जो रिटन एग्जाम है, कॉपी जांचते हैं, आपको मैं दे दूं कॉपी, आपको कोई एक कॉपी दे दूं और आपको कह दें टाइट मार्किंग, ठीक है, मार्किंग टाइट करना। अब आपको कह दिया कि भाई 10 वाले में चाहे कुछ भी हो, 5 से ज़्यादा मत देना, चाहे हू बहू छाप के आ जाए, घटिया लिखा है तो 1 2 नहीं 5 6, ठीक है। तो ये तो शिक्षक के हाथ में ना, जांचने वाले के हाथ में है। और ऊपर से जिस प्रकार से निर्देश मिल जाए कि भाई टाइट मार्किंग होनी चाहिए, पहले करें, ठीक है, बिल्कुल करेंगे जी, अपना काम तो जांचना है, अपने को तो वेतन जांचने का मिल रहा है, कर देंगे, टाइट कर देंगे। कल मार्किंग आपके हिसाब से कर देना, तो आपके हिसाब से कर दी। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिविटी कहाँ है? यहाँ भी उस शिक्षक का मूड कैसा है, उसने पहले कॉपी जांची बहुत टाइट, कुछ समय बाद बस ये कॉपी जांची, मूड चेंज हो गया, घर पे कोई बात है, कोई किसी का कॉल आ गया, या मान लो ठीक है कॉल वॉल नहीं आता होगा, एक फिक्स जगह रहते होंगे, आज मूड कैसा ही है, कल कैसा ही है, ठीक है, तो वहाँ प्रभावित हो रहा है ना। एक व्यक्ति का भविष्य दूसरा व्यक्ति प्रभावित कर रहा है। आज लोकतंत्र है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज चीज़ें, समय बदलाव की मांग कर रहा है। एक टाइम था जब नहीं थी टेक्नोलॉजी, चीज़ें नहीं थी, कोई बात नहीं, आज हर चीज़ है, आरटी है और है, सब चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है। तो आप किस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़, तो अब यहाँ पे 261 में भी एक और फिर से क्या, जितना ज़्यादा ये कम रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ेगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ जो टॉपर है वो 200 300 315 इतना होगा, यहाँ अगर ज़्यादा है तो यहाँ 100 नंबर तक ज़्यादा लाएगा टॉपर, यहाँ कम है तो कम लाएगा। तो 300 प्लस यहाँ इंटरव्यू में तो वही रहना है, इंटरव्यू में कोई चेंजेस नहीं है कि इधर टाइट है तो इधर भी टाइट है, टाइट कर दो, नहीं, यहाँ टाइट नहीं है, यहाँ अलग अलग स्पीड है। हो सकता है वो व्यक्तित्व देखते हों, जो कुछ भी देखते हों, देखते भी, ऐसा नहीं है कि सारे जो है व्यक्तित्व नहीं देखे जाते, बहुत प्रतिभावान, बहुत ईमानदार लोग भी लगते हैं, बहुत उच्च आदर्शों वाले भी लगते हैं, बहुत सारे उच्च अच्छे प्रशासनिक अधिकारी है जो समाज की दिशा बदलते हैं। इन सब सिस्टम के अनुसार चलकर भी वो अपना मुकाम हासिल करते हैं और अपने आदर्शों को स्थापित करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो आज समाज और हम इतनी प्रगति नहीं करते, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ और गुंजाइश है तो क्यों ना और भी किया जा सके, और अच्छा किया जा सके, ताकि जो हजारों लाखों की संख्या में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनको ये तो लगे ना कि ठीक है अपना नंबर नहीं आया परंतु चीटिंग कहीं नहीं हुई, काम सारा पारदर्शी है। ये थोड़ा सा होना चाहिए उनके मन में, ये नहीं आना चाहिए कि कहाँ कुछ व्यक्ति हावी हो रहे हैं क्या। बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वो होंगे, परंतु ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी का साक्षात्कार जरूरी है, तो एसएससी में आप देखते हैं, एसएससी में जो लगते हैं इंस्पेक्टर रैंक के बहुत सारे, जो एसएससी के द्वारा ग्रेजुएशन लेवल की सीजीएल भर्ती आती है, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ही है सारा, कहाँ है डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ ये जो सिस्टम जो है ना, एक चीज़ और, अब इंटरव्यू की बात करें फर्स्ट रैंक की, तो 2018 वाले में फर्स्ट रैंक करके 78 नंबर थे, 2021 वाले में फर्स्ट रैंकर के शायद 47 ही नंबर है। अब फर्स्ट रैंकर जो है वो खुद 12वीं में मेरिट होल्डर है,
बिरला इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रखा है और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। उनके डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के जो लेते हैं उनके शायद सामने आते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो तो फिर वहाँ व्यक्तित्व के पहचान में कहाँ दिक्कत आ गई और उनको 47 नंबर दिए। इंटरव्यू में लोगों को 40 से लेके 80 नंबर तक दिए जा रहे हैं और ये जो 40 नंबर है दोस्तों, इस 40 नंबर में आपकी रैंक 700 आएगी कि 100 आएगी। 40 नंबर में 400 रैंक तक का पूरा फासला आ जाता है। आप क्या बनेंगे ये भविष्य वहाँ तय हो जाता है। आप 1 साल से 2 साल से मेंस लिख रहे हैं, पेपर भर दिए, सब कुछ कर लिया, मगर वो 20 मिनट आपके लिए बहुत बड़ा आपका सपना बनेगा कि बिगड़ेगा, वो 20 मिनट तय कर देते हैं। तो क्या ये 20 मिनट इतने प्रभावशाली होने चाहिए? तो ये एक सोचने वाली बात है। आप सोचिए, इस पे बताइए। ठीक है, मैंने तो सोचा है तभी इस पे चर्चा कर रहे हैं। 1900 शायद 90 से ये सिस्टम चला आ रहा है और जिसमें पहले 2 सब्जेक्ट होते थे। इसमें लोग कोई मान लो हिस्ट्री ले ली, किसी ने पॉलिटिकल ले ली, किसी ने फिलोसॉफी ले ली, किसी ने साइंस का ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। वहाँ स्किलिंग होती थी। स्किलिंग को लेकर भी बड़ा लोगों के दिमाग में था, खेल था, चिंता थी कि किसी-किसी के नंबर कट जाते हैं, किसी के बढ़ के 200 में से 200 हो गए कि ये पेपर कठिन आ गया था, ये पेपर ईज़ी आ गया था, तो कठिन वाले के नंबर बढ़ा दिए, ईज़ी वाले के घटा दिए। लोग बड़े नाराज़ थे, पर करें क्या, सिस्टम है। फिर धीरे-धीरे कहीं न कहीं तो सुनवाई होती है ना। कोर्ट ने कहा कि भई क्या है, फिर नीति निर्माताओं ने, जो प्रशासन और राजनीति में जो है, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सबने चिंतन किया और स्केलिंग सिस्टम के ऊपर जो है कोर्ट का और सबका मिल के रहा और चेंज किया गया, इसको हटाया गया। अब 2 सब्जेक्ट हटा दिए। अब आप सोचिए, 2 सब्जेक्ट से भी बड़े अच्छे कुशल प्रशासक आ रहे थे। अब ये पेपर देके भी कुशल प्रशासक आ रहे हैं और अगर इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, तो भी कुशल प्रशासक ही आएँगे। प्रशासन के लिए यहाँ केवल यहीं से नहीं होता कि वो इतिहास पढ़ के और वहाँ कोई काम करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो वो डीएसपी बन गए, एसडीएम बन गए, तहसीलदार बन गए, या मान लीजिए वो कोई आरटीओ बन गए, तो वहाँ उनको कोई संधि विच्छेद करना है या उनको कोई वहाँ को, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रणाली है, मानसिक विकास भी होता है, ज्ञान भी आता है निश्चित रूप से। इतने सारे आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको समाजशास्त्र का, प्रशासन के सिद्धांत है, नैतिकता है, आप पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान आएगा। तो ये है, परंतु आगे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, फील्ड का जो होता है वो। कई बार नए विद्यार्थी सोचते हैं कि ये भी लाइफ में कहीं, तो कुछ चीज़ें तो काम आती है, स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें काम नहीं आती, परंतु यहाँ एक छंटनी का तरीका भी तो होता है ना कि भी किसका क्या आईक्यू लेवल है, कौन कितनी मेहनत कर पाता है, कौन कितना डेडिकेट है, ये भी चीज़ें देखी जाती है। कौन कितना अभ्यास कर सकता है, अनुशासित रह सकता है, ये भी देखा जाता है। तो चीज़ें तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें तो हैं, चीज़ों से कोई शिकायत नहीं है। परंतु बात ये है कि क्या यहाँ कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? अगर लिखित में इतना सब कुछ हो रहा है कम-ज़्यादा, इंटरव्यू का भी महत्व वहाँ प्रभावित कर रहा है, तो क्या इन चीज़ों में कुछ चेंज किया जा सकता है क्या? क्या इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाए? आप देखिए, भारतीय स्तर की कुछ और परीक्षाओं को देखिए, कुछ विदेशों को देखिए, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, राजस्थान को विकसित राज्य बनाना है, तो क्या उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं क्या? बाकी देशों में क्या चल रहा है, बाकी राज्यों में क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आज एआई का ज़माना है। एक टाइम था जब पत्र लिखना होता था आईएएस ऑफिसर को भी, आजकल तो सारा फॉर्मेट शेयर होता है एक्सेल में और वर्ड में, और जो लिपि के वर्ग के कर्मचारी होते हैं सारा रखते हैं, बस केवल ऑर्डर की संख्या चेंज होती है, साइन भी डिजिटल होते हैं आजकल। तो लिखित का कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब लिखित का काम पहले पढ़ता था, हो सकता है पहले पढ़ता हो और पढ़ता था, इसलिए सारा थोड़ा अभ्यास करवाया जाता है। हिंदी में आपको पत्र लिखाएँगे, इंग्लिश में लिखाएँगे, निबंध लिखाएँगे, सब चीज़ें सॉर्ट भी हो रही है। पहले निबंध बड़ा आता था, 40 नंबर का, 20 का हो गया, पहले प्रश्न बड़े आते थे, छोटे हो गए। हो सकता है आने वाली कुछ सालों में इसमें और परिवर्तन आए और माइक्रो किया जाए चीज़ों को, माइक्रो मैनेजमेंट हो यहाँ पे। अब देखो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मोबाइल में आप चैट जीपीटी में लिख दो, एक पत्र लिखना है, वो सारा लिख के दे देगा। सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। फ़ोन पे, गूगल पे, एक टाइम था हम पैसे लेके जाने पड़ते थे, आजकल सब्ज़ी मंडी वाले को ₹10 भी देने हैं,
₹10 से लेके 1 लाख का पेमेंट करना 1 सेकंड में खटाक। तो ये सब चीज़ों से दुनिया भी आश्चर्यचकित है। हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। अपनी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। तो यहाँ पे हमें और ऑब्जेक्टिव होने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्यों न यहाँ इन चीज़ों को एक बार प्रयोग करके देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी अगर लिया जाए प्री की तरह मेंस, किसी विद्यार्थी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। इंटरव्यू को अगर समाप्त कर दिया जाए या और वेटेज कम किया जाए, कुछ और पारदर्शिता लाई जाए, तो फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। देखिए, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको शिकायत धीरे-धीरे कम हो जाती है कि चलो अपन तो लग गए, अब बाकी दुनिया जाने, उनका काम जाने। अपने तो पीछा छूट गया, ये एक भावना आ जाती है। परंतु सेलेक्ट होने वालों की संख्या तो यहाँ बहुत कम होती है। कॉलेज एपी हो या फिर आरएस हो या जहाँ इंटरव्यू बेस्ड और कम वैकेंसी आती है, तैयारी करने वाले हज़ारों नहीं, लाखों हैं और उन सेलेक्ट वालों से प्रेरणा लेते हैं और मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सेलेक्ट होने वाले बहुत मेहनत करते हैं, तभी सेलेक्ट होते हैं क्योंकि इस संख्या में। परंतु एक मन में ये ना हो, जैसे एक मुख्य बात जो थी ना, उस पे अभी हम आए नहीं हैं। मुख्य बात ये थी कि यहाँ पे कुछ सवाल उठाए गए, ये आई व्हाट्सएप पे और न्यूज़ में कि अभ्यर्थियों ने आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम पर सवाल खड़े किए, शुरुआत के रोल नंबर वालों को अधिक अंक। अब आप देखिए, शुरुआत में मैं किसी भी व्यक्ति विशेष रोल नंबर पे नहीं जाना चाहूँगा, हो सकता है उसकी बहुत दिन रात की मेहनत हो, क्या-क्या उसने कष्ट सहे होंगे। मगर जो न्यूज़ में आया उसके अनुसार जो व्हाट्सएप पे चला कि लगातार 2-2, 3-3, 4-4 20,000 में से अगर 2,000 को लिया है तो 10 में से 1 है। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें कि नहीं उसको आप समझते नहीं हो, तो भी ये सब ने मान लिया कि शुरुआत में ज़्यादा सिलेक्ट हुए। फिर क्या तर्क दे रहे हैं कि टीचर एक ही था जिसने 20,000 कॉपियाँ जाँची एक क्वेश्चन को, या फिर एक सब्जेक्ट को होगा, पता नहीं जो भी हो। तो ये भी सही है क्या कि एक व्यक्ति को दे दिया सारे, सही है क्या ये? सही नहीं है। दूसरा, क्रम सेम था कि क्रम सेम। अब एक बात बताओ, क्या रोल नंबर 1 से लेके और फिर इस तरह से कॉपियाँ आई क्या? कि वो पहले जाँच रहा है, पहले ज़्यादा नंबर दे दिए, फिर कह अरे यार सब तो सेम ही लिख रहे हैं उत्तर तो, फिर उसको कम दे दिया, इसका मतलब टीचर अनुभवी नहीं था क्या? वो पहली बार जाँच रहा है क्या? तो ऐसे पहली बार जाँच रहे हैं, ऐसे लोगों से क्यों प्रयोग प्रयोग करवाए जा रहे हैं? संभाग वाइज रिजल्ट पिछली बार आया था कि बीकानेर संभाग से ज़्यादा चयनित हुए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, बीकानेर में कुछ स्थानों पर बहुत अच्छे गुरुजी, बहुत अच्छा नाम है, वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, हो गया, ठीक है। तो अब की बार तैयारी नहीं कर रहे थे क्या? अब की बार संभाग अजमेर का आ गया कि अजमेर संभाग से ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ है। और परसेंटेज देखें तो शुरुआत के पेज का भी विद्यार्थियों ने निकाले कि अब देखो जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, वो तो अपने रोल नंबर देखते हैं और इंटरव्यू की तैयारी में लग जाते हैं। नहीं होता है, वही रिसर्च करते हैं और कई बार तो वो भी नहीं करते, अपने नंबर देखे नहीं मिले और ठीक है कि अगली बार तैयारी करेंगे या तैयारी कम थी। और कई विद्यार्थी हैं जो यहाँ खोपड़ी लगाते हैं। तो आया ना कि यहाँ से जो कुछ संभाग से, यानी एवरेज ये था कि 23% शुरुआत में थे, रोल नंबर के आधार पे 23% और फिर आगे 13%, फिर 9% और फिर 6%। ये क्या हुआ? जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कम सिलेक्शन। ये कोई कुछ दौड़ करवाई है क्या कि जो आगे आगे उनको ले लो, अब सीट हो गई, फुल हो गई, भी फुल हो गई, अब जगह नहीं है, कम है? ये थोड़ी है कोई। कॉपियाँ आप किस हिसाब से दे रहे हैं? संभागवार क्यों दे रहे हो आप कॉपियाँ? आप रोल नंबर वाइज कॉपियाँ दे रहे हो क्या? क्या कर रहे हो आप? आप लोगों का भविष्य बन रहा है यहाँ पे, बेचारे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, कितना समय, कितनी जवानी, कितना लाखों रुपए और कितना वो लगाते हैं अपना जीवन का दाँव पे, और फिर आप कह देते हो कि नहीं, नहीं वो कॉपी ऐसे हो गई थी, वैसे हो गई थी। ये क्या मतलब हुआ बताओ? एक बेरोज़गार विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी, वो कहाँ जाएगा? किसको कहेगा वो? वो बस सिर पकड़ लेगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लग गए लोग, उनको देखेगा, फिर लग जाएगा, फिर ये होगा, ढाक के 3 पात, क्या है ये? तो कहीं न कहीं दिल में तसल्ली तो हो ना। बात या नैतिकता की जाती है, नैतिक मूल्यों की जाती है, पारदर्शिता की जाती है, तो फिर वो पारदर्शिता होनी चाहिए। जो जिसमें कि लोगों में विश्वास पैदा हो कि हाँ, काम सही चल रहा है, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेहनत की कमी थी, परंतु काम सही चल रहा है। ये चीज़ें जो है ना, वो होनी चाहिए। और ये चीज़ें जब तक नहीं होगी, तब तक जो है सिस्टम तो चल ही रहा है, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु परंतु अगर कहीं पर भी कुछ भी मात्रा में किंतु परंतु हो रही है, तो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हम जो है पूरी तरह से
ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो समरी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे स्कूल व्याख्याता में प्रयोग किया गया इंटरव्यू को समाप्त करके, क्यों न कॉलेज व्याख्याता में भी ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। आरएस में जैसे पहले पेपर को ख़त्म करके 4 पेपर पे लाए, ठीक है? अब 4 पेपर से क्यों ना ऑब्जेक्टिव पे लाया जा सकता है, संभव है क्या? क्या ऑब्जेक्टिव के बाद जो ऑफिसर्स बनेंगे, क्या वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएँगे? क्या उनको वहाँ बहुत सारा लिखना पड़ता है क्या? नहीं, लिखने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो फिर क्यों ना कुछ चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। इंटरव्यू से भी जो इंटरव्यू दे के आता है, हो गया वो तो चलो ठीक है। इनका नहीं हुआ या मान लो कुछ भी गड़बड़ हुई या फिर दूसरे भी लोग हैं, तो सब इंटरव्यू को तो सभी उससे ये कहते हैं कि भाई इसमें इंटरव्यू में पारदर्शिता का अभाव उनको दिखाई देता है, तो या तो फिर और ज़्यादा उसको पारदर्शी बनाया जाए, उसका वेटेज और कम किया जाए ताकि उनका रिजल्ट और हो, या फिर लग रहा है कि नहीं सब चीज़ें सही है तो कोई बात नहीं। अब मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहेंगे, कोई बात नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुद बड़े स्तर पे हर व्यक्ति इस पे कुछ न कुछ जागरूक हो, आपके कोई रिलेटिव हो जो अच्छे पद पे हैं, जो अच्छी प्रशासन में या राजनीति में अच्छी पद पे हैं और नीति निर्माण में उनकी भूमिका है, उन तक बात जाएँ, उन तक कोई आपका प्रतिनिधिमंडल जाएँ, कुछ विचार करें विद्वान लोग कि हाँ, चीज़ों में परिवर्तन जल्दी होना चाहिए क्योंकि समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। हम पुरानी 20-30 सालों का जो ढर्रे को ढो रहे हैं, कब तक ढोते रहेंगे? युवाओं का समय ज़्यादा क्यों बर्बाद करते हैं? नई चीज़ों को जोड़िए, धीरे-धीरे जोड़िए, एक साथ ऑब्जेक्टिव मत कीजिए। 4 पेपर है, केवल एक बार हिंदी, अंग्रेजी को ऑब्जेक्टिव करके देख लीजिए। फिर कुछ और परिवर्तन कीजिए ताकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो थोड़ा-सा रह गया उनका भी नुकसान ना हो। धीरे-धीरे परिवर्तन हो, क्रमिक परिवर्तन हो, अटेम्प्ट की संख्या भी सीमित कीजिए। युवा अपनी जवानी ज़्यादा खराब नहीं करे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सब चीज़ें जो है वो हैं आप सबके हाथ में और नीति निर्माताओं के हाथ में। तो आप कमेंट करके अब आप कमेंट कीजिए कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप कितने मेरे विचारों से सहमत हैं, आपकी क्या राय है? कहीं हो सकता है मेरे से गलती हुई हो सकता है कुछ बातें मैंने निष्कर्षात बातें काफ़ी अच्छी बताई हो, नहीं बताई हो। आपके कमेंट्स का भी स्वागत रहेगा। चीज़ें अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप ट्विटर पे, एक्स पे या कहीं पर भी और आप शेयर करके इन सब चीज़ों की माँग को थोड़ा-सा और नीति निर्माताओं तक पहुँचा दें। वो फिर उसपे निर्णय करें और धीरे-धीरे क्रमिक तरीके से इन चीज़ों में सुधार करें क्योंकि सुधार की गुंजाइश बेहतर करने के लिए हमेशा खुली रखनी चाहिए, उसकी दरवाजे खुले रखने चाहिए। जो आदर्श स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास हमेशा जारी रखने चाहिए। धन्यवाद।